नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे योगी की गारंटी, हर रूट की वारंटी। क्योंकि इस बार सीएम योगी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जो सड़क निर्माण करेगा, टूटने पर उसे उस सड़क की मरम्मत करनी होगी। साथ ही आपको दिखाएंगे विदेशी धरती पर बोले हिंदुत्व पर सियासी शोले। क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी ने विदेश में कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर संग्राम छिड़ गया है। साथ ही बात करेंगे घोसी का खुमार, ओबीसी पर तकरार। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के महासचिव घोसी के बहाने बीजेपी के ओबीसी नेताओं पर चुटकी ले रहे हैं। और इसी के साथ आपको दिखाएंगे पार्टी समाजवादी, सियासत जातिवादी। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को लेकर नया शिगुफा छेड़ा है। और आखिर में बात होगी मोदी की अगुवाई, G20 ने शान बढ़ाई। लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजीपुर में धर्मांतरण कराने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण का आरोप, मौके से प्रचार सामग्री साहित्य बरामद। बरेली में लव जिहाद का शिकार हुई युवती, आमिर ने अरुण बनकर लड़की को फंसाया, पुलिस ने दर्ज किया केस। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान को लेकर बैठक। मंदिर के गर्भगृह में लगे दरवाजे, राजस्थान के मकराना मार्बल से तैयार हो रहा फर्श। गड्ढा मुक्त सड़क के लिए अधिकारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश। कहा, नई सड़कों की 5 साल गारंटी हो, दिवाली तक गड्ढा मुक्त की जाएं सभी सड़कें। यूपी में बारिश के बाद बने हालात का सीएम ने लिया संज्ञान। सड़कों और गलियों से तुरंत पानी निकासी के निर्देश दिए। फसलों के नुकसान पर भी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को कहा। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते बंद। चुपबैंड और स्वाला के पास आया भारी मलबा, कई जगहों पर फंसे यात्री और स्थानीय लोग। उत्तर प्रदेश में अब आपको हर सड़क की गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी। घटिया सड़क बनाने पर जनता इस गारंटी को कैश करा सकेगी और सड़क निर्माण एजेंसी या फिर ठेकेदार को ही उसकी मरम्मत करानी होगी या दोबारा से बनवाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुधार को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसी दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। उन सड़कों के लिए मानसून से पहले अभियान चलाया जाए और जो भी सड़कें बारिश की वजह से खराब हुई हैं, उसे दीपावली से पहले गड्ढा मुक्त किया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जहां पर भी बरसात की वजह से हालात खराब हो गए, वहां बोल्डर डाले जाएं और सड़क को ठीक किया जाए। और इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सड़कों की गारंटी 5 साल की होनी चाहिए। यानी जो सड़क बनाई जाए, अगर वो खराब हो जाती है तो उसे फिर से ठीक कराने की जिम्मेदारी उसी कंपनी, उसी ठेकेदार की होगी। और चलिए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। जो सड़कें गड्ढा युक्त हैं, उसे गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और आदेश दिया गया है कि दिवाली से पहले जो भी बची खुची सड़कें हैं, उसका भी काम जल्द पूरा किया जाए। अफसरों को सीएम योगी ने चेतावनी दी है और कहा है कि यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। दिवाली से पहले इस काम को पूरा किया जाए। नई सड़क की गारंटी कम से कम 5 साल की हो। सड़क खराब हुई तो पुनः निर्माण किया जाए और योजना में माफिया ठेकेदार का दखल बर्दाश्त नहीं। दरअसल 2017 में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने एक वादा यूपी की सड़कों के लिए भी किया था। तभी योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में गड्ढा भरने के लिए 40 दिनों का समय दिया था। फंड भी जारी हुआ और काम भी शुरू हुआ, लेकिन उस समय जितने गड्ढे भरने चाहिए थे नहीं भरे और जिन सड़कों का निर्माण हुआ था वो फिर गड्ढों में बदल गए। लेकिन इस बार सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक तो सभी विभाग जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दूसरा, सड़कों को आपको जियोटैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किन को मरम्मत के नाम पर
गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं, ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। जो नवनिर्माण हो रही है, हमें ज्यादातर करना चाहिए नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर सड़कें खराब क्यों होती हैं? क्योंकि जल जमाव की समस्या वहां होगी, वाटर लॉगिंग होगी। क्या हम बहुत सारी जगह कन्वर्जन के माध्यम से एक समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो? इन सबके इधर सीएम योगी ने सड़कों पर जल जमाव को लेकर भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि बरसात के कारण कहीं जल भराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहें, यानी बारिश में सड़कों पर पानी न लगे और सड़कों पर गड्ढे न हो। इसके लिए अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले जो उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है और साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सड़कें हैं वो शानदार होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और जब लोग चलें तो उनको सुखद अनुभूति हो। देश के सबसे बड़े राज्य में एक बार फिर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए फरमान जारी किया गया है, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी ने 15 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था और 14 नवंबर 2022 को पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रेस रिलीज करते हुए जानकारी दी थी। 14 नवंबर 2022 तक 78% सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, 22% सड़कों का काम लगभग पूरा, 46,684 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त, यानी जिस काम को 1 महीने के भीतर पूरा कर लेना चाहिए था वो 11 महीनों के भीतर भी अधूरा रहा। यहाँ तक कि जिन सड़कों का पुनः निर्माण किया गया था वो भी फिर से गड्ढा युक्त हो गए और इसी को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही साफ शब्दों में कह दिया है कि घटिया सड़क बनाने पर जनता इस गारंटी वारंटी को कैश करा सकेगी और सड़क निर्माण एजेंसी या ठेकेदार को ही उसकी मरम्मत करानी होगी या दोबारा बनवाना होगा, यानी सड़कें बनेंगी तो ठोस बनेगी जिसकी 5 साल की गारंटी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर भारत बनाम इंडिया का विवाद अभी थम नहीं रहा। इस बार राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत और इंडिया की बात शुरू कर दी और उनकी बातों में हिंदुत्व और हिंदूवादी का तड़का भी यहां पर देखने को मिला। फिर राहुल गांधी के इसी बयान पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया। राहुल गांधी ने फ्रांस में कहा बीजेपी को गठबंधन के नाम से चिढ़ थी, इसी वजह से बीजेपी ने नाम चेंज कर दिया देश का। जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश का नाम बदलना चाहती है तो बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को भारत नाम से भी परेशानी होने लगी है। इसके इतर जब राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है तो बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल के मुंह से हिंदुत्व की बातें शोभा नहीं देती हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने और भी कई आरोप लगाए। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि राहुल की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए गए और इसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या क्या पलटवार हुए। सनातन पर सियासी संग्राम है, हिंदुत्व पर सियासी ज्ञान है और भारत पर सियासी महाभारत के बीच राहुल गांधी की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। एक तरफ दिल्ली में G20 के सफल आयोजन पर दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है तो दूसरी ओर फ्रांस में एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत पर महाभारत छेड़ दिया। उन्होंने हिंदुत्व पर भी बात रखी और निशाने पर केंद्र सरकार को रखा, जिस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार हमारे इंडिया नाम से चिढ़ गई, इसी वजह से देश का नाम भारत करना चाहती है। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book from no learned Hindu person have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this.
So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They are not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान पर सियासी जंग शुरू हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। सपा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म सिर्फ छलावा है, वो सिर्फ इनकी मार्केटिंग करती है। भारतीय जनता पार्टी को न तो राष्ट्रवाद से मतलब है, न तो हिंदुत्व से मतलब है। वो सिर्फ इन दोनों बातों की मार्केटिंग करती है, क्योंकि इसका राष्ट्रवाद भी छद्म राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व भी छद्म हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दामों में बेच करके राष्ट्र को खोखला करने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु ने राहुल गांधी की बातों पर कड़ा ऐतराज जताया। धर्मगुरु कंचन गिरी ने कहा कि राहुल गांधी के मुंह से हिंदुत्व की बातें शोभा नहीं देती। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी को सनातन धर्म, हिंदू के बारे में, हिंदू की परंपरा, सनातनियों की परंपरा के बारे में पता ही नहीं है। जिसकी माँ ईसाई हो और वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके मुख से शोभा नहीं देता है। तो मैं कहना चाहूँगी, बीजेपी बढ़ावा नहीं दे रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व की पहचान को बचाया है। हिंदुत्व आज सिर उठा के जी रहे हैं। हर मंदिर का दोबारा निर्माण हो रहा है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने राम जी के खड़ाऊ पर पैर रखकर देश में जो नफरत का वातावरण पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ सियासत के लिए किया गया है और देश में ऐसी नफरत कि 10 आदमी मिले और मोब लिंचिंग कर दें। राहुल गांधी ने एक बार फिर वो मुद्दा छेड़ दिया है जिसमें हिंदू है, मुसलमान है और नाम बदलने पर सियासी ज्ञान है, और ये ज्ञान विदेश की धरती से दिया जा रहा है। जब पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है, तभी तो धर्मगुरु से लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, राजनीति में हिंदू मुसलमान हमेशा से गर्म मुद्दा रहा है, जिसे 24 के सियासी शोर में भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर घोसी में जीत का स्वाद चखने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो गया है और इसी खुमारे में सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। इस बार शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। शिवपाल ने कहा, ओपी राजभर अपना जनाधार खो चुके हैं। पलटवार में अरुण राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव अपनी चिंता करे। शिवपाल यादव ने कहा कि राजभर के मंत्री बनने के दावों का क्या होगा, तो राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल को कुछ भी नहीं मिला। शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द ही मंत्री बनाया जाए। अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर सपा में आ जाए, जिस पर राजभर ने जवाब दिया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। खुद की पीठ थपथपा रही समाजवादी पार्टी के नेता फुल कॉन्फिडेंस में हैं और निशाने पर ओपी राजभर और केशव मौर्य हैं। निशाना इस अंदाज में भी साधा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक पर सपा की पकड़ बढ़ने लगी है। बावजूद इसके केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता चुनाव प्रचार में दम दिखाते रहे। देखिए, हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। ये लोग देखिए बहुत हल्के हैं और इस चुनाव में, जो चुनाव घोसी का चुनाव था, उसमें देखिए ये तो हमारी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, ये और संजय निषाद दोनों लोग।
एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने केशव मौर्य को बीजेपी के लिए अपशगुन बता दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां केशव मौर्य गए वहां पर बीजेपी हारी और एसपी जीती। मैनपुरी और घोसी में जिस जिस बूथ पर गए वहां वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहां जहां ये गए वहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। अच्छा, क्या एक कौशाम्बी के रेफरेंस में भी ये बात आप कह रहे हैं जो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हारे थे? हाँ, सही है कि कौशाम्बी में सिराथू में वहां से हारे, फिर मैनपुरी गए, मैनपुरी में जहां जहां गए वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। वैसे ही घोसी में भी हुआ, घोसी में जहां जहां गए वहां भी बड़ी जीत हुई। तो ये तो अपशगुन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल ये हमला 2024 के लिहाज से भी है, क्योंकि बीजेपी के ओबीसी नेता जिस वोट बैंक पर पकड़ बनाने का दावा कर रहे हैं, जब उसका परिणाम आया तो दांतों तले चने दबाने की नौबत आ गई और इसी को भुनाने के लिए एक एक पर कटाक्ष किया जा रहा है। यहाँ तक कि राजभर को फिर से सपा में लाने के लिए भी दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही दारा सिंह चौहान के साथ उनका भी प्राइमरी टेस्ट हो गया। घोसी उपचुनाव से पहले राजभर ने तमाम दावे किए, न सिर्फ समाजवादी पार्टी को हारा हुआ करार दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी पैठ को लेकर अपनी ही पीठ ठोकते नजर आए। हालांकि नतीजों के बाद राजभर के दावे भी खारिज हो गए। इन सब के बावजूद राजभर मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। राजभर ने कहा, मंत्री बनने का फैसला विपक्ष नहीं कर सकता। बीजेपी चाहेगी तो राजभर फिर मंत्री बनेंगे। एनडीए के मुखिया ही मंत्री का फैसला करेंगे। विपक्षी नेताओं की हालत खराब होने लगी है। भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे। धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद से ही एसपी के नेता राजभर को निशाने पर रख रहे हैं, लेकिन राजभर अब भी एनडीए के साथ 24 के रण में हुंकार भर रहे हैं। भले ही घोसी में दम नहीं दिखा पाए हों, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी पहले की ही तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के स्वामी लगातार बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इन्होंने एमपी छतरपुर में आरएसएस और बीजेपी पर अटैक किया है। दरअसल मौका था ओबीसी सभा को संबोधित करने का, लेकिन निशाना बीजेपी और संघ पर था। विवादित बयान देने में माहिर स्वामी प्रसाद कभी राम पर वार करते हैं तो कभी ब्राह्मणों को भला बुरा कहते हैं। अब की बार इन्होंने संघ और बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर हमला किया, जिस पर बीजेपी भी हमलावर हुई है। विपक्षी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी जनाधार जुटाने की कोशिश में लगी है। 24 से पहले जातिवादी जाल बिछा रही है और उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जिससे ओबीसी समीकरण को साधा जा सके, पाले में लाया जा सके। और इस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं विवादों के स्वामी, जो हिंदुत्व से लेकर मठ मंदिर तक पर चोट कर चुके हैं। उसी समाजवादी पार्टी के स्वामी मौर्य ने इस बार बीजेपी के साथ ही आरएसएस को लेकर सियासी बयानबाजी की है। स्वामी मौर्य ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का आचरण संविधान विरोधी है। कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे। यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन
मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूट कर देश की जनता को कंगाल बना रही है, तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की संभावना के मुद्दे को लेकर स्वामी मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जागा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा की ओर से आयोजित की गई सामाजिक परिवर्तन और विशाल आम सभा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये देश के बारे में या हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें। मुझे लगता है कि जब समय आएगा तो देश की जनता इनको देख रही है और सबक सिखाने का काम करेगी। स्वामी मौर्य यही नहीं रुके। महोबा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरक्षण का भी मुद्दा उठाया और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। भारतीय संविधान की कसम खा करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाली डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण को भी खत्म कर रही है, निष्प्रभावी और शून्य करती जा रही है। इस तरीके से इनके पाप का घड़ा भर गया है। इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। यानी स्वामी मौर्य भले ही भारत और इंडिया का मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन उसके पीछे का मकसद कुछ और ही है। क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी 24 से पहले जातीय वोट बैंक की गोलबंदी कर रही है, उससे तो साफ है कि स्वामी मौर्य को कुछ भी बोलने की पूरी छूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए सराहना की और विश्व नेताओं ने भी भारत के आतिथ्य की सराहना की। एक सफल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। चाहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो या फिर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सबने इस आयोजन के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है। सीएम योगी ने भी G20 के शानदार समापन पर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समेट अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ चली है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भाव की सिद्धि में ये समिट मील का पत्थर साबित होगी। G20 इंडिया पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र मानवता के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शिका बन गया है। तो इस तरह से हर तरफ तारीफ हो रही है। इन सबसे इतर G20 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका कुल 11 देश शामिल हैं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार किया जा सकेगा। अब इस कॉरिडोर का रूट क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। भारत से कॉरिडोर की शुरुआत होगी जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी होते हुए अमेरिका को ये कॉरिडोर जोड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस कॉरिडोर से फायदे क्या क्या होंगे। तो आपको इस रिपोर्ट के जरिए डिटेल में जानकारी देते हैं कि इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद क्या क्या बड़े फायदे निकलकर सामने आएंगे। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMEC। बुलंद
भारत के बुलंद फैसले। G20 में भारत ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी उम्मीद ना तो चीन को थी और ना उसके टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान को। भारत ने G20 के देशों के साथ मिलकर पूरे इलाके में समुद्री जहाज और रेलवे का ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला कर लिया है जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को G20 की महाशक्ति बना देगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधे सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को तबाह और बर्बाद कर देगी। भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की ऐतिहासिक डील के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर के 8 देश हिस्सा हैं और ये डील आने वाले 10 साल में पूरा होगा और इसके बेशुमार फायदे हैं। दरअसल इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर की अहमियत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ इस ऐतिहासिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा। इसके लिए 8 देश मिलकर सबसे बड़ा रेल और जहाज का कॉरिडोर बनाएंगे, जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। एक बड़ी उपलब्धि भारत ने इस कॉरिडोर के जरिए भी अपने नाम की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पेट